जोहार, जय मूल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। कल 9 अगस्त है। 9 अगस्त यानी सारे देश और दुनिया में विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस के अवसर पर, इस दिवस के पहले ये क्यों शुरू हुआ, किसने शुरू किया, इसके पीछे का मकसद क्या है और भारत में इसे किस प्रकार से मनाया जाता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर एच.एन. रेकवाल सर है। मैं एमएन टीवी पर उनका स्वागत करता हूं और सवाल जवाब का सिलसिला तो हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस ये क्यों मनाया जाता है, कब शुरू हुआ और किसने शुरू किया और इसके पीछे का मकसद क्या था? यह विश्व आदिवासी दिवस यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ जी के यूएनओ के द्वारा देश के विभिन्न मूल निवासी यानी पूरे 193 देश है, उसके सदस्य देश, वहाँ के मूल निवासियों की हालत को देख करके और ये निर्णय लिया और उसके लिए एक कार्यदल का गठन किया उन्होंने। जी यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप इंडिजिनियस पीपल्स के लिए उस कार्यदल के माध्यम से की एक बैठक हुई थी 9 अगस्त 1982 में। और 9 अगस्त 1982 में उस प्रथम बैठक हुई थी। इस कारण से पहली बार 9 अगस्त 1994 को ये विश्व मूल निवासी दिवस मनाने के लिए निर्णय लिया गया। इसके पीछे उद्देश्य है कि विभिन्न जो जहाँ के निवासी है, जिस देश के निवासी है, उन देश के निवासियों की जो हालत है, गरीबी है, शिक्षा है, उनकी सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं को संरक्षण के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं हो रहे थे, तो यूएनओ ने उनके संरक्षण के लिए विश्व मूल निवासी दिवस मनाने का निर्णय लिया। 9 अगस्त की ही तारीख क्यों डिक्लेयर हुई? यानी जो पहली बैठक 9 अगस्त को हुई, इसलिए पहली बैठक 9 अगस्त 1982 में हुई थी। इस कारण से उसको 9 अगस्त का तिथि डिसाइड की, जो प्रतिवर्ष दुनिया के 193 देश में ये जो यूनो के सदस्य है यूनो के वो लोग मनाते हैं, वो मनाते हैं। भारत भी यूनो का सदस्य है, तो क्या भारत में भी ये सरकार की तरफ से मनाया जाता है? नहीं, एक्चुअली क्या, भारत के जो यूएनओ में जो व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में गया था जी, उस प्रतिनिधि ने कहा है कि भारत में तो आदिवासी या मूल निवासी रहते नहीं हैं, जबकि यहाँ संविधान में आदिवासियों को जनजाति शब्द कहा गया है, अनुसूचित जनजाति। तो यहाँ जनजाति रहते हैं, आदिवासी नहीं रहते हैं। तो ये यहाँ के भारत के जो प्रतिनिधि ने वहाँ ये बात कही। इस कारण से यहाँ ना तो भारत सरकार मनाती है, लेकिन पूरे देश के जो आदिवासी लोग हैं, और ये कहें कि मूल निवासी, इंडिजिनियस का मतलब आदिवासी नहीं होता है। ये आदिवासी शब्द सिर्फ भारत में उपयोग किया जाता है, अन्य देशों में नहीं किया जाता है। तो इंडिजिनियस यानी उस देश के जड़ मूल से रहने वाले, यानी मूल रूप से रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए यह दिवस है। तो भारत में अभी तक तो आदिवासी मनाते थे, लेकिन अभी गैर आदिवासी भी, जो भी आदिवासी भारत के निवासी है, वो इसको देश को 9 अगस्त को पूरे देश में मनाते हैं। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से भी कल 9 अगस्त को सारे देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया है, ऐसी जानकारी हमें मिली है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उस कार्यक्रम का स्वरूप क्या होगा और किस प्रकार से मनाया जाएगा, और साथ में ही किन विषयों को लेकर वहाँ पर चर्चा होगी। ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने पूरे देश के 31 राज्यों में और 550 जिलों में यह विश्व मूल निवासी दिवस मनाने का निर्णय लिया है। और
हमने बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब से कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन किया और उनसे भी इसमें साथ सहयोग के लिए आग्रह किया था। तो उन्होंने कहा कि हमारा जहाँ भी बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा का नेटवर्क है, वो लोग आपको साथ सहयोग करेंगे और पूरे देश में 550 ज़िलों में हमारा ये 9 अगस्त 2022 को जिला स्तर पे जिला स्तरीय प्रबोधन का कार्यक्रम होगा। और इसके साथ में मूल निवासियों के विरोध में जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, जो 3 विषय रखे गए हैं उसमें कि विश्व मूल निवासी दिवस क्या, क्यों और कैसे और इसको क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। दूसरा है कि ये BHU के ज्ञानेश्वर चौबे के द्वारा संथाल, मुंडा, भील, गोंड और मध्य भारत की अन्य जनजातियों को दक्षिण एशिया से 5000 साल पहले दक्षिण एशिया से आए हैं लोग, यानी इन लोगों को विदेशी घोषित करने के लिए एक स्टेटमेंट दिया। तो उसको काउंटर करने के लिए हमने ये विषय रखा गया है। DNA के मुद्दे पर भी वहाँ पर चर्चा होगी। हाँ, DNA के ऊपर भी चर्चा होगी और ये DNA के लिए एक स्पेशल हमने विषय रखा है जी कि DNA के आधार पर ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हो चुके हैं और इतिहास के आधार पर भी वो विदेशी है, ऐसा इतिहास कहता है। उसके बाद भी पुरातत्व विभाग का दुरुपयोग करके उस पुरातत्व विभाग के माध्यम से RSS के ब्राह्मणों ने आदिवासियों को विदेशी घोषित करने का और अपने आप को भारत का मूल निवासी घोषित करने के लिए काम पे लगा रखा है। तो ये 3 विषय का हम इस 9 अगस्त 2022 को 550 ज़िलों में इसका पर्दाफाश करेंगे और समाज को जागरूक बनाएंगे और जागरूक करके हमारा उद्देश्य है कि राष्ट्रीय स्तर पे एक संगठित शक्ति का निर्माण करना। जी बिल्कुल। अभी एक यानी भारत के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति जो प्रथम भारत का नागरिक है, उस पद पर एक आदिवासी महिला का चयन हुआ है और वो राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष बनी हुई है। तो एक आदिवासी महिला का देश के सर्वोच्च पद पर बैठना, इसको लेकर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद क्या सोच रखता है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का हम स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि आज आज़ादी के 75 साल के बाद एक आदिवासी को अवसर मिला है। तो हमको बहुत खुशी है और हम उनका स्वागत भी करते हैं। उनका स्वागत का प्लान भी हम बनाएंगे। क्या क्या कल होने वाले कार्यक्रमों में उनका स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम आप करने वाले? नहीं, इसके लिए स्पेशल हम राष्ट्रीय स्तर का एक प्रोग्राम बनाएंगे। अच्छा। और उस प्रोग्राम के माध्यम से हम राष्ट्रपति को आदिवासियों के मुद्दे, आदिवासियों के जो संवैधानिक मुद्दे हैं, आदिवासियों के विरोध में हो रहे अन्याय अत्याचार, उनको जल जंगल ज़मीन से विस्थापन, ये तमाम प्रकार का हम ज्ञापन भी उनको देंगे उस अवसर पर। तो उनका हम उसके लिए प्लान बना रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं उनसे कि आज देश में जिस तरह की आदिवासियों की हालत है कि वो संविधान में उनको विशेषाधिकार दिए हुए आर्टिकल 244 के तहत 5वीं और 6ठी अनुसूची जी। वो लागू है, लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा है। तो अब वो आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं तो अपने समाज के संवैधानिक अधिकार जो है उनको पता है। वो लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं जी, मंत्री भी रहे हैं, गवर्नर भी अभी गवर्नर भी रहे हैं वो झारखंड के, और अब राष्ट्रपति बने हैं। तो आदिवासियों के बारे में सब जानकारी है। तो हम उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि मैं देश के आदिवासियों के और तमाम देश के लोगों के लिए, और खासकर उन्होंने आदिवासियों का जिक्र उसमें किया कि मैं देश के सभी आदिवासियों के उत्थान के लिए काम करूंगी। तो
राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और सामान्य जो आदिवासी जनता है, क्या आपको उनसे उम्मीद है कि वो जो जैसा आपने बताया कहा कि उनकी अलग अलग समस्याएं हैं आदिवासियों की, कई कई प्रकार की समस्याएं हैं, मुख्य धारा में वो आज भी नहीं है, सड़क क्या है ये भी कुछ जिलों में कुछ लोगों को, आदिवासी लोगों को पता नहीं है। तो उनकी 75 सालों में जो इतनी पीछेहाट हुई है या जो उनको हाशिए पर रखा गया है, क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आप ये उम्मीद करते हैं कि आदिवासियों की स्थिति को वो बेहतर बनाने के लिए अगले उनके कार्यकाल में काम करेंगी? नहीं, हम उनसे उम्मीद ये इसीलिए हमारी उम्मीद बनी है कि आज 75 साल के बाद अगर एक आदिवासी राष्ट्रपति बना है और अनुभवी है, आदिवासियों की समस्याओं के बारे में जानकारी है और उनको जल जंगल ज़मीन से विस्थापित करने के लिए और नक्सलवाद के नाम पर उन आदिवासियों को मारने के लिए जो लंबे समय से झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र छत्तीसगढ़ प्रदेश है, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा है, मध्य प्रदेश है, तो लगभग 200 जिलों के आसपास आदिवासी नक्सलवाद से ग्रसित है। तो ये समस्याओं का समाधान हो, हम उनसे उम्मीद ये लगा के बैठे हुए हैं अब, और कोशिश भी करेंगे हम कि उनको और कन्विंस करने की कोशिश करें कि ये समस्याएं हैं और आप जैसे इस देश के प्रमुख पद पे बैठे हुए हैं तो आपकी आपसे आदिवासियों की बहुत उम्मीदें हैं। बिल्कुल। तो ये हम उनसे आशा करते हैं कि वो इस समस्या के लिए, समाधान के लिए इस पद पे रह करके पहल करें। जी, अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और उसके पहले ही बीजेपी की तरफ से ये द्रौपदी मुर्मू उनको राष्ट्रपति बनाया गया है और उनका राष्ट्रपति बनाने के बाद जो है उनका सारे मीडिया में ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि बीजेपी ने एक आदिवासी महिला को देश की सर्वोच्च पद पर बिठा दिया है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उनका 2024 के चुनाव में आदिवासियों के वोट हासिल करने के लिए उपयोग मात्र होगा और आदिवासियों का, जैसा आप उम्मीद लगा कर बैठे हैं या सामान्य आदिवासी उनसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि वो उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे या उनकी परिस्थिति में कुछ सुधार कर पाएंगे, तो ये उम्मीद सही नहीं होगी और उनका केवल राजनीति के लिए, वोट हासिल करने के लिए बीजेपी केवल इस्तेमाल कर रही है? वैसे अगर बीजेपी का इतिहास देखा जाए कि उन्होंने 2014 के चुनाव में एक ओबीसी का चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का हाईलाइट किया और उनको ओबीसी के नाम पर ही प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन उनका जो कार्यकाल है अभी तक का, उसमें जो ओबीसी के मूल मुद्दे हैं कि उनकी सदियों पुरानी मांग है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होना चाहिए ताकि उनके आंकड़े पता चल जाए और उनके विकास और कल्याण के लिए, लेकिन ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं हो पाई। इसी तरीके से रामनाथ कोविंद जी को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया अनुसूचित जाति का, लेकिन उनका कार्यकाल में भी ऐसा कहीं नहीं रहा कि अनुसूचित जाति के लिए कुछ कल्याणकारी या उनके लिए कोई विकास और कल्याण के लिए कोई काम हुए हो। उसी तरीके से अब आदिवासी को द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है, तो हम तो उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि नहीं, एक अनुभवी है और उनको विभिन्न पदों का, लंबे राजनीति का अनुभव रहा है और आदिवासियों की समस्याओं से वाकिफ़ है वो, तो वो आदिवासियों की समस्याओं के लिए और उनको नक्सलवाद के नाम पे मारा जा रहा है आदिवासियों को, उसके लिए निदान के लिए वो कोशिश करेंगे। देखते हैं वो कितना अपने कार्यकाल में आदिवासियों के लिए कर पाते हैं। लेकिन क्या उनका राजनीति के लिए इस्तेमाल होगा 2024 में, जिस प्रकार की खबरें और जिस प्रकार के तमाम मीडिया के द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? हाँ, सोशल मीडिया और विभिन्न राजनीतिक जो दल है, पार्टियां हैं, उनके द्वारा तो ऐसे बयान आ रहे हैं, उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं कि ये सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का
और बहुत सारे कुछ लोग तो ये भी है कि उन आदिवासियों का ब्राह्मणीकरण करने का उनका मकसद है कि हो सकता है कि आदिवासियों का राष्ट्रपति के माध्यम से ब्राह्मणीकरण किया जाए, यानी आदिवासियों की जो अलग पहचान है उस पहचान को ख़त्म करके उनको हिंदू बनाया जाए। जी। मोहन भागवत का भी एक स्टेटमेंट था जो जनगणना के बारे में उन्होंने कहा कि आदिवासियों ने धर्म के कॉलम में हिंदू लिखना चाहिए। कुछ आदिवासी संगठनों ने राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने भी उसका विरोध किया था। तो इस माध्यम से वो आदिवासियों का ब्राह्मणीकरण करना चाहते हैं, हिंदूकरण करना चाहते हैं, ऐसा आपका कहना है? जी, ये आरएसएस का लंबे समय से एजेंडा रहा है। आरएसएस ने आदिवासियों को हिंदू बनाने के लिए 1905 से ही अपने विभिन्न संगठनों का निर्माण किया। आज़ाद भारत में 1952 में वनवासी कल्याण परिषद नाम का संगठन बनाया उन्होंने। उसके बाद गुलाम भारत में उन्होंने भील सेवक संघ, गौंड सेवक संघ, मीना संघ सेवक संघ, तो विभिन्न जनजातियों के नाम से सेवक संघ बनाए। लेकिन उनका कोई, जिस तरीके से अंग्रेज़ों के शासनकाल में आदिवासियों का कल्याण हुआ, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़े। ईसाई मिशनरियों ने उन लोगों को बाहर फॉरेन एजुकेशन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक भेजा, और वो आदिवासी होने के नाते संविधान सभा में उन्होंने आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ी, आदिवासियों का पक्ष रखा। ऐसा आरएसएस के इस में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि इन्होंने किसी को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। तो ये कुल मिलाकर के आदिवासी का ब्राह्मणीकरण करना यानी हिंदूकरण करना, यानी उनको हिंदू बनाने का षड्यंत्र है। इसीलिए अभी 2021 की जनगणना में मोहन भागवत जी ने विशेष रूप से कहा था कि आदिवासियों को जनगणना में धर्म के कॉलम में हिंदू लिखने के लिए हम मुहिम चलाएंगे। तो एक तुम आदिवासियों को हिंदू बनाने के लिए मुहिम चला सकते हैं, लेकिन तुम आदिवासियों के विकास, कल्याण या उनके नक्सलवाद के नाम पे मारे जा रहे हैं उसके बारे में कोई बयान नहीं दिया जा रहा है। अभी मोहन भागवत जी ने उदयपुर राजस्थान में एक स्टेटमेंट दिया था 19 सितंबर 2021 को कि वनवासी समाज लालच में धर्म परिवर्तन किया है और लालच में हिंदू नहीं बना है। वो मतलब हिंदू ही है। हाँ। वो हिंदू ही है, ऐसा मोहन भागवत जी ने कहा। तो मैं मोहन भागवत जी से कह रहा हूँ कि अगर वो आदिवासी हिंदू ही है और ब्राह्मण और अन्य ऊंची जाति के लोग भी हिंदू ही है, तो फिर आदिवासियों को संविधान के माध्यम से अलग से पहचान क्यों मिली, किस आधार पर मिली? आदिवासी हिंदू है और ब्राह्मण भी हिंदू है, तो परंपराएं एक है, धर्म एक है, रीति रिवाज एक है, फिर किस आधार पर उनको आदिवासियों को अलग से पहचान मिली? जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 16 जजमेंट है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। किस आधार पे हिंदू नहीं है? क्योंकि उनकी परंपराएं, उनकी प्रथाएं, उनकी मान्यताएं, उनके रीति रिवाज, उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक होने वाले संस्कार टोटल ही अलग है, हिंदुओं से अलग है, यानी ब्राह्मणों से अलग है। इसीलिए उनको अलग से संवैधानिक पहचान मिली। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान के अंदर एक संविधान और दिया, जिसको आर्टिकल 244 के माध्यम से 5वीं और 6ठी अनुसूची, यानी जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी जिस एरिया में रहता है उस एरिया में उसको स्वशासन के अधिकार दिए। ये तमाम प्रकार के संवैधानिक अधिकार आदिवासियों को अलग से दिया है। अगर आदिवासी हिंदू होता तो फिर उसको अलग से पहचान और अलग से अधिकार देने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो
ये जो आरएसएस के द्वारा जो अलग अलग समय पर अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग लोगों के द्वारा जो स्टेटमेंट दिलवाए जाते हैं, ये आदिवासियों को सेग्रीगेट करने का मकसद है और आदिवासियों का और के कुछ उनके सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए आदिवासी समाज के कुछ लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। उस व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि में उनका आरएसएस और उनके बीजेपी के लोग इस्तेमाल करते हैं और उन आदिवासियों को कह रहे हैं कि नहीं, हम तो हिंदू ही है। अभी उन्होंने हिंदू जनजाति युवा संगठन बनाया, अभी जो देश में काम रहा, नाम ही उसका पहले जनजाति के नाम पर, वो आदिवासी नहीं कहते हैं, पहले वनवासी कहते थे और वनवासी का विरोध हुआ तो अब वो जनजाति कहना शुरू कर दिया। वो जनजाति के आगे अभी उन्होंने हिंदू लगा करके हिंदू जनजाति युवा संगठन बनाया और अभी लेटेस्ट में एक जनजाति सुरक्षा मंच बनाया और जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से जो आदिवासी ब्राह्मणों की ऊंच नीच गैर बराबर की व्यवस्था के कारण अलग थलग हुआ सदियों से, तो समय समय पर मुग़ल आए तो मुस्लिम हो गए, अंग्रेज़ों के शासनकाल में ईसाई हो गए। तो उन आदिवासियों को कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उन आदिवासियों को डीलिस्टिंग के माध्यम से बाहर किया जाए, उनको अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाए। तो इसके पीछे हमारे उनके जाल में फंसे हुए लोग सिर्फ उसका साधन संसाधन वो उपलब्ध करवाते हैं जी। झंडे, बैनर है, कार्यक्रम के आयोजन का जो भी खर्चा है, और वो उसका विरोध करवाते अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग राज्यों में। और वो जो उनके स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं, वो लोग उनके झंडे डंडे उठा करके उनके मकसद का उपयोग करते हैं। उन लोगों को ये पता नहीं है कि ये डीलिस्टिंग से अगर जो आदिवासी मुस्लिम हो गए हैं, जो आदिवासी ईसाई हो गए, उनको अगर बाहर कर दिया जाएगा तो आदिवासियों की संख्या कम हो जाएगी। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जहाँ 50% आदिवासी है, वहाँ 50% आदिवासी से अगर कम हो जाएगा तो शेड्यूल एरिया ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल राजनीतिक आरक्षण खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपका शिक्षा का आरक्षण, नौकरी का आरक्षण ये कम हो जाएगा। और अगर ये कानून बना ले देते हैं डीलिस्टिंग का, तो जिस तरीके से मुस्लिम आदिवासियों को, ईसाई आदिवासियों को ये अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर कर रहे हैं, उसी तरीके से जो आरएसएस और बीजेपी के जाल में फंसे हुए जो आदिवासी है वो हिंदू बन गए हैं, उनका भी धर्म परिवर्तन हो गया है। तो ये आदिवासी एक दिन ये भी अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर हो जाएंगे, यानी भारत में आदिवासियों का नामो निशान नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ा छुपा हुआ एजेंडा है, लेकिन जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि में जो लोग आरएसएस और बीजेपी के साथ में जुड़ करके ये उनके जाल में फंस करके ऐसे काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो ये अपनी ही ताकत को घटाने का काम जो है वो किया जा रहा है, और जिसके लिए आरएसएस पूरी ताकत के साथ में, जैसा आपने कहा कि अलग अलग संगठन बनाकर वो काम कर रहे हैं। तो शुक्रिया सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी आदिवासी दिवस है और इस मौके पर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर HN रेकवाल सर, इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और कल जो विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस सारे दुनिया भर में मनाया जाएगा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की तरफ से भी ये 550 जिलों में जिला स्तर के कार्यक्रम लेकर मनाया जाएगा, और उसमें अलग अलग विषयों के साथ में डीएनए का एक विषय है, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा आदिवासियों को विदेशी कहने का या विदेशी प्रचार करने का एक अभियान उन्होंने शुरू कर दिया है। तो उस अभियान को भी कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए ये कार्यक्रमों का आयोजन राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से कल विश्व आदिवासी मूल निवासी
दिवस के मौके पर लगाया गया है। हम आप सभी को, यानी हमारे दर्शकों को, जितने भी हमारे दर्शक देश और दुनिया में MNTV को देखते हैं, हम आपको एडवांस में पहले ही विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस की हार्दिक बधाइयाँ देते हैं और फिर एक बार रेखवाल सर का आभार व्यक्त करते हुए ये कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का शुक्रिया।